ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, देखिए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि पाठ से है, पाठ से प्रश्न है। देखिए इस तरह का प्रश्न आता है, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि पाठ से। देखिए बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के संदर्भ में यह कथन निम्न मनोवैज्ञानिकों में से किसका है? पीटर, रायबर्न, स्टर्न, कोविन। क्या होगा? रायबर्न। ठीक है, रायबर्न। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने यह बताया है कि बुद्धि निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है? केली एवं थर्स्टन, वुडवर्थ एवं लेविन, वाइगोत्स्की एवं प्याजे, थॉर्नडाइक एवं स्किनर। केली एवं थर्स्टन। ठीक है, देखिए केली एवं थर्स्टन महोदय। तीसरा प्रश्न देखिए, बुद्धि निर्माण के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं देखकर आंसर करना है। देखिए स्पेरमैन ने बुद्धि को सामान्य मानसिक योग्यता एवं विशिष्ट मानसिक योग्यता में बांटा है। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन का एक भाग है। आरबी केटल ने तरल तथा ठोस बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया है। यह सत्य नहीं है। आरबी केटल देखिए आरबी केटल ने तरल तथा ठोस बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, सही है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन का एक भाग है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन सही है। स्पेरमैन ने बुद्धि को सामान्य मानसिक योग्यता एवं विशिष्ट मानसिक योग्यता में बांटा है, तो यह गलत है। ठीक है, जो सत्य नहीं है पूछा है, तीनों सत्य है तो क्या है? दूसरा सत्य नहीं है। आगे देखो, चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों अर्थात सामाजिक, अमूर्त तथा मूर्त बुद्धि में विभाजित किया है। बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। बुद्धि के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? 1 और 2, 1 और 3, एक देखिए 2 और 3 ये सभी, तो क्या है? ये सभी सही है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों अर्थात सामाजिक, अमूर्त तथा मूर्त बुद्धि में विभाजित किया है। बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करता है, तो ये तीनों क्या है? सही है, ये सभी हो जाएगा। ये सभी। आगे देखिए, बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकार के होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। सही है। स्थानिक बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने में
किया जाता है। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। ये तीनों सही है। एक, केवल दो, केवल तीन, ये क्या है? सभी सही है। सभी सभी सही है। 6 नंबर प्रश्न देखिए। बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में सर्वप्रथम एल्फ्रेड बीने द्वारा सफल प्रयास किया गया। वेस्लर वैल्यू परीक्षण का निर्माण 10 में से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए किया गया था। ये असत्य देखकर आंसर करना है। आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण 3 से 14 वर्ष तक के बालकों पर किया जाता है। आर्मी बीटा परीक्षण का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए नहीं किया जाता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में सर्वप्रथम अल्फ्रेड बेने द्वारा सफल प्रयास किया गया था। सही है। वेस्लर वैल्यू परीक्षण का निर्माण 10 से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए किया गया था। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण 3 से 14 वर्ष तक के बालकों पर किया जाता है। यह सही है। असत्य कहा है। असत्य देखकर आंसर करना है। तो ये कौन है असत्य? आर्मी बीटा परीक्षण का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए नहीं किया जाता है। देखिए असत्य देखकर आंसर करना है। असत्य देखकर। आर्मी बीटा परीक्षण का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए नहीं किया जाता है। किया जाता है, यहाँ नहीं किया जाता है दिया है, इसलिए यह गलत है। असत्य है, सत्य नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 7वां प्रश्न। बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र होता है। आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। कालानुक्रम आयु बटा मानसिक आयु गुना 100। मानसिक आयु बटा कालानुक्रम आयु गुना 150। कालानुक्रम आयु बटा मानसिक आयु गुना 200। मानसिक आयु बटा कालानुक्रम आयु गुना 100। ये सही है। तीनों क्या है? गलत है। मानसिक आयु आयु हो जाएगा आयु बटा कालानुक्रम आयु गुना 100। मानसिक आयु बटा कालानुक्रम आयु गुना 100। आगे देखिए। वेस्लर के बुद्धि लब्धि IQ के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 120 से 129 के बीच है तो वह होगा श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। एक 120 से 129 के बीच है तो वह होगा क्षीण बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। श्रेष्ठ बुद्धि। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण में सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। शैक्षिक मार्गदर्शन, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। सही नहीं है पूछा, यहाँ वर्गीकरण दिया है तो।
बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। ये बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। यह नहीं है, नहीं नहीं देखकर आंसर करना है, सही नहीं है ना। शैक्षिक मार्गदर्शन, शैक्षिक मार्गदर्शन, शैक्षिक मार्गदर्शन सही है। अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना सही है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष एवं कालानुक्रम आयु 25 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धांक होगा 90, 110, 80, 70। देखिए, मानसिक आयु 20 वर्ष, कालानुक्रम आयु 25 वर्ष, तो बुद्धि लब्धांक होगा। बुद्धि लब्धांक इससे पहले पढ़े थे IQ, IQ मानसिक आयु देखिए इसमें दिया है मानसिक आयु 20 वर्ष, कालानुक्रम आयु 25 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धांक होगा। IQ निकालने का देखिए यहाँ मानसिक आयु 20 वर्ष है और कालानुक्रम आयु 25 वर्ष। 25 वर्ष गुना 100, देखिए 25 चौके 100, 20 चौके 80, ये 80 हो जाएगा। ये उसका बुद्धि लब्धांक 80। बुद्धि लब्धांक 80 है, इसका मतलब ये कौन सा बुद्धि में है? ये मंदबुद्धि बालक है। इसमें थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक मेरिल द्वारा निर्मित IQ वितरण के आधार पर है। 140 या इससे ऊपर अति श्रेष्ठ बुद्धि अर्थात प्रतिभाशाली बुद्धि, 120 से 139 IQ श्रेष्ठ बुद्धि, 110 से 119 IQ रहेगा बुद्धि लब्धि 110 से 119 के बीच, तो उच्च सामान्य, देखिए उच्च सामान्य बुद्धि, और बुद्धि लब्धि 90 से 109 के बीच रहेगा, सामान्य बुद्धि का बालक होगा। देखिए बालक का बुद्धि सामान्य बुद्धि होगा। आगे देखिए 80 से 89 तक होगा, 80 से 89 तक के बीच बुद्धि लब्धि होगा, तो ये मंद बुद्धि बालक कहलाएगा। 70 से 79 देखिए 70 से तक ये बालक कहलाएगा क्षीण बुद्धि। 69 से नीचे 69 से नीचे तो ये क्या है? निश्चित क्षीण बुद्धि। 69 IQ से नीचे IQ होगा, 69 से नीचे, तो ये क्या? क्षीण बुद्धि, निश्चित क्षीण बुद्धि है। निश्चित क्षीण बुद्धि।
आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है, अभी बताए। देखिए, क्षीण बुद्धि 70 से 79, सामान्य बुद्धि 90 से 109, उच्च सामान्य बुद्धि 110 से 119, प्रतिभाशाली बुद्धि 160 या उससे ऊपर। नहीं है पूछा है, नहीं है, देखकर आंसर करना है। क्षीण बुद्धि 70 से 79, सामान्य बुद्धि 90 से 109, उच्च सामान्य बुद्धि 110 से 119, ये तीनों क्या है? सही है। प्रतिभाशाली बुद्धि 160 या उससे ऊपर, यह ये गलत है। मनोवैज्ञानिक मेरिल के अनुसार बुद्धि लब्धि 140 या इससे ऊपर रहता है तो अति श्रेष्ठ बुद्धि अर्थात प्रतिभाशाली बुद्धि वाले होगा। ठीक है। वेसलर के अनुसार 130 या इससे ऊपर रहेगा IQ तो अति श्रेष्ठ बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि कहेंगे, इसीलिए ये क्या होगा? गलत होगा। ठीक, देखिए, प्रतिभाशाली बुद्धि ही 160 या इससे ऊपर नहीं, क्या है? 140, 140 या इससे ऊपर या इससे अधिक। 140 या से अधिक। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादक। एक कारक सिद्धांत स्पेयरमैन, दुई कारक सिद्धांत बिने, प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन, क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत RB कैटिल। इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ देखिए नाम दिया है, मनोवैज्ञानिक का नाम दिया है, प्रतिपादक का नाम, यहाँ बुद्धि का सिद्धांत सुमेलित करना है। देखिए, एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? विनय महोदय ने। दो कारक सिद्धांत स्पेयरमैन महोदय, प्रतिदर्श सिद्धांत ये थॉमसन महोदय, क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत RB कैटिल। देखिए कौन सा मैच हो रहा है? ए का दो किसी में नहीं है, सिर्फ क्या है? B में है, इसीलिए B हो जाएगा आंसर। एक कारक सिद्धांत विनय, दो कारक सिद्धांत स्पेयरमैन, प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन और क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत RB कैटिल। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।